नमस्कार, मैं प्राध्यापक बापू साहब थोरात, हिंदी विभाग राव बहादुर नारायणराव बोराव के महाविद्यालय श्रीरामपुर। आज हम डॉक्टर जयप्रकाश करदम द्वारा लिखित एक श्रेष्ठ कविता बेमानी है आज़ादी, इस कविता का परिचय प्राप्त करेंगे। ये में भाग 2 पेपर क्रमांक 13 सत्र 4 के अंतर्गत आधुनिक कविता, इस विषय में इकाई 4 के अंतर्गत नागार्जुन आदि विभिन्न कवियों की कविताओं का अध्ययन हमें करना है। इन्हीं कविताओं के अंतर्गत डॉक्टर करदम जी की 3 कविताएं हमारे पाठ्यक्रम में दी गई हैं। इनमें से ही एक महत्वपूर्ण कविता है बेमानी है आज़ादी। डॉक्टर जयप्रकाश करदम दलित साहित्य के प्रवर्तक तथा एक अत्यंत श्रेष्ठ कवि के रूप में या एक सशक्त दलित साहित्यकार और बेजोड़ कवि के रूप में हिंदी साहित्य में विशेष लोकप्रिय माने गए हैं। उन्होंने अपने बेजोड़ और तीखे तेवर में हिंदी साहित्य में अपनी एक खास पहचान निर्माण की है। उनके साहित्य में जीवन की वास्तविकता का अत्यंत मार्मिक अंकन देखने को मिलता है। 5 जुलाई 1958 में उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले के इंदरगढ़ी नामक छोटे से गांव में जन्मे डॉक्टर जयप्रकाश करदम जी का बचपन अनेक संकटों एवं विषमताओं में व्यतीत हुआ है। इनके पिता हरि सिंह तथा माता श्रीमती अतरकली जी ने अनेक मुश्किलें सहकर इनका पालन पोषण किया था। डॉक्टर करदम जी ने अपने गांव की ही महानंद मिशन हरिजन प्राइमरी पाठशाला से अपनी प्राथमिक शिक्षा प्राप्त की। उसके बाद वे उच्च शिक्षा हेतु अर्थात इंटरमीडिएट की पढ़ाई हेतु आध्यात्मिक नगर इंटर कॉलेज में भर्ती हो गई और वहाँ से उन्होंने अपनी इंटरमीडिएट की पढ़ाई पूरी की। जब करदम जी 18 वर्ष के थे तब उनके पिताजी का देहांत हुआ था। पिताजी की मृत्यु के कारण परिवार की जिम्मेदारी उन पर आ पड़ी, जिसके चलते उनकी पढ़ाई में व्यवधान आ गया। घर की आर्थिक स्थिति अच्छी न होने के कारण उन्हें मजदूरी करनी पड़ी। अनेक बार मन में भय, निराशा निर्माण होती गई, यहाँ तक कि कई बार उन्हें अपने आप को खत्म करने की या आत्महत्या करने की इच्छा भी निर्माण हुई। किंतु उन्हीं दिनों मैगजीन गोर्की का जीवन दर्शन उन्होंने पढ़ा, जिससे उन्हें प्रेरणा मिली और उनकी प्रेरणा से ही आगे जाकर उन्होंने अपने आप को बनाने का निर्णय ले लिया है। इसके बाद उन्होंने मेहनत मजदूरी करते हुए अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाया। प्राइवेट स्कूल से मेरठ विश्वविद्यालय के छात्र के रूप में उन्होंने बीए तथा एमए की उपाधि प्राप्त की।
इसके बाद मेरठ विश्वविद्यालय में ही श्रीलाल शुक्लकृत राग दरबारी का समाजशास्त्रीय अध्ययन इस विषय पर PhD की उपाधि प्राप्त की। इसके बाद केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय में वे निदेशक के पद पर काम करने लगे। डॉक्टर करदम जी ने विभिन्न साहित्य प्रकारों में रचनाएं लिखी है, जिसमें गूंगा नहीं था मैं, तिनका तिनका आग, ये उनके कविता संग्रह रहे हैं। करुणा छप्पर, ये उपन्यास उनके बड़े लोकप्रिय रहे हैं। तलाश कहानी संग्रह, राहुल खंडकाव्य, द चमार्स अनुवाद। इसके अलावा अनेक आलोचनात्मक अन्य ग्रंथ संपादन उन्होंने किया है। डॉक्टर करदम जी को अनेक पुरस्कार भी मिले हैं। इनमें राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार हैं। भारत सरकार संस्कृति मंत्रालय की फेलोशिप, भारतीय बौद्ध महासभा की फेलोशिप, मध्य प्रदेश दलित साहित्य अकादमी द्वारा छप्पर उपन्यास के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार, साहित्य सारस्वत सम्मान, ज्योतिबा फुले सम्मान, संत कबीर राष्ट्रीय सम्मान, संत रविदास सम्मान, इस प्रकार के अनेक पुरस्कारों से उन्हें नवाजा जा चुका है। ये हुआ कवि का परिचय। अब हम इस कविता के बारे में विचार करें तो कविता के नाम से ही एक बात स्पष्ट हो जाती है कि यह कवि वर्तमान जो आज़ादी हमें प्राप्त हुई है उसका विरोध कर रहे हैं, या एक प्रकार से यह आज़ादी कवि को निष्क्रिय लगती है, बेमानी लगती है। नागार्जुन की जो खास कविताएं हैं जो लोकप्रिय रही है, उनमें एक कविता आज़ादी को लेकर लिखी गई है। उसी प्रकार से डॉक्टर करदम ने भी आज़ादी के संबंध में या आज़ादी की निष्क्रियता को व्यक्त करने वाली कुछ कविताएं लिखी हैं। इस कविता में भी डॉक्टर करदम जी ने वर्तमान आज़ादी की व्यर्थता या आज़ादी की निष्क्रियता को व्यक्त करने का प्रयत्न किया है। और ये जो कविता है वह उनके गूंगा नहीं था मैं इस काव्य संग्रह की एक महत्वपूर्ण कविता मानी जाती है। इस कविता में कवि ने आज़ादी के बाद की भारत की स्थिति को अत्यंत मार्मिकता के साथ व्यक्त किया है। अब जैसा कि हम जानते हैं 1947 में भारत देश आज़ाद हुआ। आज़ादी को लेकर हमें अनेक प्रकार के सपने दिखाए गए थे। हम आज़ाद होंगे, हमारा शासन आएगा, देश से गरीबी समाप्त हो जाएगी, सबको रोटी कपड़ा मकान अर्थात सबकी मूलभूत आवश्यकताएं पूरी होगी। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि आज़ादी के 50 साल बाद भी ये सुविधाएं सबको प्राप्त नहीं हो सकी हैं। आज भी समाज में विषमता, शोषण और गरीबों की अत्यंत दीनहीन अवस्था दिखाई देती है। आज भी समाज में वर्ग संघर्ष बढ़ता हुआ नजर आता है। आज भी समाज में उच्च वर्ग और निम्न वर्ग के मध्य की खाई बढ़ती हुई दिखाई देती है। इस कविता में कवि इसी खाई की ओर दृष्टिक्षेप करना चाहते हैं। आज दलित समाज का जो शोषण हो रहा है, आज़ादी के बाद भी उन्हें अन्याय, अत्याचार या संकटों का जो सामना करना पड़ रहा है, कवि ने इन सब की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करने का प्रयत्न इस कविता के माध्यम से किया है। दूसरी ओर समाज में जातिवाद,
छुआछूत, धर्मांधता जैसी अनेक समस्याएं हैं जिनमें सामान्य लोग और विशेषतः सामान्य दलित समाज पीसता जा रहा है। इसलिए कवि का ये निष्कर्ष है कि आज़ादी का असली लाभ केवल उच्च वर्ग को ही मिल पाया है। जमींदार, अमीर, उच्च वर्ग के जो सारे ठेकेदार हैं, आज़ादी के कारण इनका जीवन सुखी समृद्ध हुआ, किंतु दलित समाज या जो सामान्य समाज है उन्हें आज तक 2 वक्त की रोटी के लिए तड़पना पड़ रहा है। न्याय, बंधुता, समता ये केवल नाम है। कवि कहता है कि आज भी जीवन में विषमता ही फैली हुई है। आज भी सामान्य समाज की स्थिति में कोई विशेष सुधार नहीं आया है। आज भी उन्हें ना तो 2 वक्त की रोटी मिल रही है, न रहने के लिए मकान, न तन ढकने के लिए कपड़ा। ऐसी परिस्थिति में कवि ने इस आज़ादी को बेमानी, व्यर्थ या बिना किसी मतलब के माना है। आज प्रत्येक व्यक्ति आत्मसम्मान प्राप्त करना चाहता है। आज प्रत्येक व्यक्ति अपने लिए 2 वक्त की रोटी चाहता है, समाज में सम्मान चाहता है, रहने के लिए एक छोटा सा घर चाहता है, लेकिन आज भी ये सब कुछ नहीं मिल पाया है। इसी कारण कवि ने इस कविता में आज़ादी का वर्णन बेमानी किया है, क्योंकि कवि को ये आज़ादी बेमानी लगती है, ये आज़ादी व्यर्थ लगती है। कैसे? तो कवि कहते हैं नहीं निकल सकता वो आज भी पहनकर नए कपड़े। तो आज़ादी के 50 सालों बाद भी समाज में दलितों की अवस्था कैसी है? समाज में किस तरह दलितों पर अन्याय, अत्याचार या उनका शोषण किया जाता है? किस तरह दलितों को दबा कर रखा जाता है? आज भी उनके मकान या उन्हें गांव के अंदर प्रवेश नहीं दिया जाता। आज भी उन्हें सार्वजनिक स्थानों पर प्रवेश नहीं दिया जाता। इसी बात का विरोध करते हुए कवि कहता है कि आज इस दलित वर्ग की हालत ऐसी है कि आज़ादी के 50 साल बाद भी वे अपने लिए कोई अधिकार प्राप्त नहीं कर पाए हैं। इतना ही नहीं, इन लोगों की जब शादियां होती है तो उन्हें नए कपड़े पहनने का अधिकार भी नहीं मिल पाता है। मतलब ये लोग किसी भी प्रकार से सवर्ण समाज के समान व्यवहार नहीं कर पाते हैं, और अगर कोई करने की कोशिश करता है तो उसका शोषण किया जाता है, उसका विरोध किया जाता है, उसके साथ अन्याय अत्याचार किया जाता है या उसे मार डाला जा सकता है। ऐसी परिस्थिति में कवि ये बताने की कोशिश करते हैं कि आज लोकतंत्र है, आज हमारे देश में संविधान है, आज हमारे देश में विकास है, या आज हमारे देश में आज़ादी है, लेकिन ये आज़ादी बेमानी है, बेमतलब की है या किसी काम की नहीं है। आज भी समाज विषमता से पीस रहा है। आज भी समाज में कड़ी मेहनत करने के बावजूद गरीब वर्ग अपने लिए 2 वक्त की रोटी जुटा नहीं पा रहा है। आज भी दलित समाज के जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया है। आज भी उनकी स्थिति बद से बदतर बनती जा रही है, और इसी कारण कवि इन सारी स्थितियों का या विरोध करता है, और जो निम्न समाज है, जो दलित समाज है, उनकी सच्चाई का अंकन करता है। कवि कहते हैं कि आज भी ये दलित समाज का व्यक्ति किसी नए कपड़े पहनकर बाहर निकल नहीं सकता। मतलब आज भी उनके साथ मनुष्य जैसा व्यवहार नहीं किया जाता। आज भी कितने ही गांवों में नहीं निकल सकती जिनकी घोड़ों पर बारात। मतलब आज भी दलित समाज को अपनी शादी या अपना विवाह धूमधाम से मनाने की इजाज़त नहीं दी जाती। आज भी उन्हें गांव में बारात निकालने नहीं दी जाती। आज भी उन्हें घर से या गांव से बाहर रखा जाता है। इसलिए कवि कहते हैं कि नहीं निकल सकता वो आज भी नए कपड़े पहनकर। कितने ही गांवों में नहीं निकल सकती जिसकी घोड़ी पर बारात। जूझता है जो
पेट की क्षुधा से रात दिन कमाकर भी विवश है काटने को कभी कभी फाके की रात। तो कवि कहता है कि ये दिन रात मेहनत करता है, दिन रात परिश्रम करता है, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि दिन रात मेहनत करने के बावजूद भी वह अपने पेट की भूख से लड़ता है। दिन रात इतनी मेहनत या कड़ी मेहनत करने के बावजूद भी वह अपने लिए 2 वक्त की रोटी जुटा नहीं पाता है। तो दूसरी ओर अमीर वर्ग बिना कुछ कमाए आराम से रहता है और इस दलित वर्ग को दिन रात कमाकर भी अपने लिए 2 वक्त की रोटी नहीं मिल पाती है या अपने लिए 2 वक्त का खाना वह जुटा नहीं पाता है। इस प्रकार की जो दलित वर्ग की स्थिति है उसे कवि ने अत्यंत मार्मिकता के साथ व्यक्त किया है। आगे कवि कहते हैं, नहीं बैठ सकता जो आज भी सवर्णों के सामने खाट पर, नहीं कर सकता मुंह उठाकर बात। मतलब आज भी ये स्थिति है कि ये दलित सवर्णों के सामने खाट पर नहीं बैठ सकता। ये दलित आज भी आज़ादी के 50 साल बाद भी सवर्णों के सामने मुंह उठाकर बात नहीं कर सकता। आज भी उसे आंखें नीचे करके अपना सिर झुका के ही बात करनी पड़ सकती है। इतना ही नहीं, वह सवर्ण समाज से कंधे से कंधा मिलाकर नहीं चल सकता। उसे हमेशा उनके पीछे आंखें झुकाए, गर्दन झुकाए या अपमानित भाव से ही रहना पड़ता है। कवि ने इसका अत्यंत मार्मिक वर्णन किया है। इतना ही नहीं, कवि कहते हैं कि आज 60 साल का बूढ़ा भी दूध मुहे बच्चों तक को, 60 साल का बूढ़ा भी दूध मुहे बच्चों तक को मिमिया कर कहता है बात। बंधुआ है आज भी खेत भट्टों और खानों में, नहीं कर सकता अपनी इच्छा और पसंद का काम। तो कवि कहता है कि आज भी दलित वर्ग के, दलित जाति के 60 साल के बूढ़े को, सवर्ण समाज के किसी दूध मुहे या अभी छोटे से बच्चे को भी अपना बाप कहकर पुकारना पड़ता है। वो भी कैसे? मिमिया कर, अपनी गर्दन झुकाकर, अपनी गर्दन नीचे करके, अपनी आंखें नीचे करके एक छोटे से बच्चे को भी बाप कहना पड़ता है। ये दलित समाज की अवस्था है जिसे कवि मार्मिकता से व्यक्त करते हैं। दूसरी ओर कवि ये भी बताते हैं कि आज भी ये दलित बंधुआ है। बंधुआ का मतलब है ये बंधक है, इन्हें रेहन रखा गया है या इन्हें कर्जे पर रखा गया है, क्योंकि इनके बाप दादा ने इन लोगों से या उच्च वर्ग से, साहूकारों से कर्जा लिया था, जिसके बदले में उनके बाप दादाओं ने इनके घर में, इनके गांव में, इनके खेतों में, इनके कामों में मेहनत की, कड़ी मेहनत की। आज ये भी कर रहे हैं, कल शायद इनके बच्चे भी करेंगे, लेकिन अभी तक उनका कर्जा नहीं वसूल हो चुका है या उनका कर्जा समाप्त नहीं हो चुका है। तो आज भी इनकी हालत बड़ी गंभीर है। आज भी ये खेतों में, भट्टों में, खदानों में मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, अपना पेट चलाने हेतु दिन रात उन्हें लड़ना पड़ रहा है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि ये लोग आज भी अपनी इच्छा और अपना पसंद का काम नहीं कर सकते हैं। इन्हें चुपचाप जो करने के लिए कहा जाए वही काम करना पड़ता है। अपनी इच्छा से अनुसार या अपनी पसंद के अनुसार, अपने मन के अनुसार ये कोई काम नहीं कर पाते हैं। दूसरी ओर छोटे से कर्ज के बदले लिख देता है कई पीढ़ियों की जिंदगी साहूकार के नाम। और ये लोग अपना पेट चलाने के लिए साहूकारों से थोड़ा सा कर्जा लेते हैं और उसके बदले में अपना पूरा जीवन साहूकारों के नाम लिख देते हैं। जीवन भर साहूकार उनका शोषण करता है, उन पर अन्याय अत्याचार करता है, इसके बावजूद उनका कर्जा कभी खत्म नहीं होता है। तो इसका भी कवि ने अत्यंत मार्मिक वर्णन किया है। इतना ही नहीं, कवि आगे ये भी बताने की कोशिश करते हैं कि इनके लिए आज कोई न्याय व्यवस्था नहीं है, क्योंकि गांव की पंचायत है जिसकी सुप्रीम कोर्ट सिपाही, जमीन और पटवारी है, जिसकी सरकार सिपाही, अमीन और पटवारी है, जिसकी सरकार जी रहा है, जो स्वराज्य में भी गुलामों से जिंदगी झेल रहा है।
हिंसा और वर्जनाओं के प्रहार। तो यहाँ भी कवि कहता है कि इनके लिए सुप्रीम कोर्ट गांव की पंचायत है, अर्थात गांव की पंचायत जो निर्णय देती है इन्हें चुपचाप मानने पड़ते हैं, उसका विरोध ये नहीं कर पाते हैं। इतना ही नहीं, उस पंचायत का सिपाही, अमीन या पटवारी ही इनके लिए सरकार है, क्योंकि ये जो कहेंगे उसी को पालन या उसी का पालन इन्हें करना पड़ता है, उसके विरोध में ये जा नहीं पाते। आज स्वराज्य में भी ये लोग गुलामी की जिंदगी जी रहे हैं। आज आज़ादी के 50 साल बाद भी इन्हें गुलामों की तरह इन्हें वर्जनाओं का सामना करना पड़ रहा है। इन्हें शोषण, अत्याचार या इन पर हो रहे जो अनेक प्रकार के संकट है, इन सब का सामना इन्हें आज़ादी के 50 साल बाद भी किया जा रहा है। इतना ही नहीं, इन्हें चुनाव लड़ने नहीं दिया जाता, या इन्हें यहाँ तक कवि कहते हैं कि चुनाव में मतदान तक नहीं करने दिया जाता। कवि कहते हैं पिलाकर दारू, थमाकर 10-5 रुपए या दिखाकर बंदूक का भय नहीं फटकने दिया जाता, जिसे पोलिंग बूथ तक, तो इन लोगों को पोलिंग बूथ तक ही आने नहीं दिया जाता। इन्हें कभी दारू पिलाकर, कभी कुछ चंद 5-10 रुपए देकर, तो कभी बंदूक का डर दिखाकर इन्हें पोलिंग बूथ तक ही आने नहीं दिया जाता। मतलब इनके मतदान की भी कोई कीमत इस आज़ाद भारत में नहीं है। इतना ही नहीं, कभी आगे कहते हैं कि नहीं देखा जिसने आज तक मतपत्र, नहीं किया कभी मतदान, निषिद्ध है जिसके लिए आज भी बहुत से सार्वजनिक स्थल। तो ये लोग ऐसे हैं कि इन सवर्ण समाज के डर के कारण, उच्च वर्ग के डर के कारण आज तक इन लोगों ने कभी भी मतपत्र देखा नहीं है, आज तक इन लोगों ने कभी मतदान किया नहीं है। इतना ही नहीं, सार्वजनिक स्थलों पर इनके लिए प्रवेश भी निषिद्ध है, या सार्वजनिक स्थानों पर इन्हें प्रवेश नहीं दिया जाता है। मतलब एक मनुष्य होने के बावजूद इनके साथ अमनुष्यता का व्यवहार, या एक मनुष्य होने के बावजूद इनके साथ भेदभाव, छुआछूत का व्यवहार आज भी व्यापक मात्रा में हो रहा है। और ये सब कुछ जो हो रहा है वह आज़ाद भारत में, हम 1947 में आज़ाद हुए, लेकिन क्या आज़ादी के साथ सचमुच ये सारे प्रश्न खत्म हुए? तो इनका जवाब नहीं है। और यही कारण कवि को सबसे ज़्यादा दुख इसी बात का होता है कि आज़ादी के इतने सालों बाद भी इस स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आया है, या इसमें कुछ भी बदलाव नहीं आया है। इसलिए अंत में कवि कहते हैं कि आज भी इस दलित को निषिद्ध है, सत्ता और शासन के प्रतिष्ठान बेमानी है उसके लिए आज़ादी और लोकतंत्र की बातें, वह आज़ादी और लोकतंत्र की बातें भी नहीं कर सकता। व्यर्थ है संसद और संविधान, इनके लिए संसद भी कुछ नहीं कर सकती और संविधान भी कुछ नहीं कर सकता। नहीं चाहिए उसे नीति और धर्म की शिक्षा। अंत में कवि ने उसकी अत्यंत सामान्य और अत्यंत मूलभूत आवश्यकता को व्यक्त किया है कि आज भी उसे कोई सुविधा नहीं है, आज भी उसके पास कोई साधन नहीं है। तो कवि कहता है कि चलो ठीक है, नहीं है तो नहीं है, उसे भी ये सब कुछ नहीं चाहिए, उसे भी ये सब कुछ धर्म, नीति वगैरह इन सब की शिक्षा नहीं चाहिए। उसे भी नहीं चाहिए अध्यात्म का ज्ञान है कि धर्म, अध्यात्म, संस्कृति इनका जो व्यापक ज्ञान है वह भी उसे नहीं चाहिए। उसे केवल क्या चाहिए? तो अंत में कवि कहते हैं उसे चाहिए रोटी और सम्मान। तो कवि यह कहते हैं कि उसे कुछ नहीं चाहिए, उसे या बहुत सी बड़ी बड़ी बातें, बड़ा विकास या ये सारी धर्म, नीति वगैरह ये सब की बातें नहीं चाहिए। उसे अपने जीवन के लिए केवल 2 वक्त की रोटी, जो अपना पेट उसका पाल सके, उसकी भूख को मिटा सके, और समाज में एक समुचित सम्मान, बस इनकी अपेक्षा उसे है। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि कवि ने आज़ादी के बाद 50 सालों के बाद भी जो गरीबों की अवस्था है, जो दलित समाज की अवस्था है, उनकी गरीबी, उनकी शोषण या जातीयता, अत्याचार, धर्मांधता, छुआछूत, ये जो सारी समस्या है आज़ादी के बाद भी व्यापक मात्रा में फैली है, इनका अत्यंत मार्मिक या अत्यंत आकर्षक वर्णन इस कविता में किया है। इस कविता के शिल्प के बारे में अगर देखें तो जिस प्रकार इस कविता का भावपक्ष अत्यंत उत्कृष्ट, अत्यंत सुंदर है, उसी तरह से इस कविता का कला पक्ष भी बेहद सुंदर या बेहद आकर्षक है। इस कविता में कवि ने दैनंदिन बोलचाल में प्रयोग की जाने वाली भाषा का प्रयोग किया है। ये सामान्य बोलचाल की हिंदी भाषा है जिसमें सहजता है, सरलता है, सरसता है,
मार्मिकता है और इन सब के साथ साथ आकर्षकता और प्रभावोत्पादकता भी दिखाई देती है। कवि ने अपनी बात को अत्यंत सरलता के साथ व्यक्त किया है। कवि की शब्द योजना भी अत्यंत सटीक है, मार्मिक है, प्रभावोत्पादक है। साथ ही कवि ने ग्रामीण शब्दों का या बोलचाल के शब्दों का इसमें अत्यंत मार्मिक प्रयोग किया है। बीच बीच में तद्भव शब्दों की सुंदरता भी हमें देखने को मिलती है, लेकिन इससे कहीं भी कठिनता या दुरूहता नहीं आई है, बल्कि प्रत्येक बात एक सामान्य अर्थ के साथ व्यतीत होती है। बीच बीच में मुहावरे, कहावतें, इनका भी अत्यंत मार्मिक प्रयोग कवि ने किया है और इनके माध्यम से कवि कम से कम शब्दों में अपनी बात को और वह भी मार्मिकता के साथ व्यक्त कर पाता है। जैसे मुंह उठाकर बात करना, मिमियाना, विवाश होना, जिस प्रकार के अनेक मुहावरे इस छोटी सी कविता के सौंदर्य को बढ़ाते हैं। दूसरी ओर भाव पक्ष को बढ़ावा देने वाले कवि होने के बावजूद कुछ कलात्मक उपकरणों का प्रयोग इस कविता में कवि ने किया है, जिसमें अलंकार, छंद, प्रतीक, बिंब आदि कला पक्षीय उपकरणों को हम देख सकते हैं कि कवि ने इन सब का अत्यंत प्रभावी और मार्मिक प्रयोग इस कविता में किया है। खास करके इस कविता की भावगत विशेषता अगर देखें तो वह है वर्णन की स्वाभाविकता, चित्रात्मकता और संवादात्मकता। कवि ने एक प्रकार से संवादात्मक शैली का प्रयोग किया है। बीच बीच में कवि के जो वर्णन है वह अत्यंत स्वाभाविक है और आकर्षक है। छंदों की दृष्टि से भी इस कविता में मुक्त छंद का प्रयोग किया गया है। बीच बीच में कवि ने आंतरिक लय उसके अंतर्गत डाली है, जो इस कविता को बड़ा ही प्रभावी बना देती है। यहाँ पर तुकबंदी का प्रयोग अधिकांश नहीं है, फिर भी एक लय के कारण अपने आप एक अलग प्रभाव इसमें पड़ता है। इस कविता की शैली प्रतीकात्मक और व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग कवि ने अत्यंत मार्मिक रूप से किया है। कुल मिलाकर कला पक्ष की दृष्टि से भी यह एक अत्यंत श्रेष्ठ या उत्कृष्ट कविता मानी जाती है। जितना इस कविता का भाव पक्ष अच्छा है, उतना ही इस कविता का कला पक्ष भी अत्यंत प्रभावी, अत्यंत मार्मिक है। यही कारण है कि हिंदी साहित्य में इस कविता को एक श्रेष्ठ कविता के रूप में स्थान दिया जाता है। तो इस प्रकार से बेमानी है आज़ादी इस कविता का परिचय है। धन्यवाद।